हेलो एवरीवन। सेक्शन 92 कवर करते हैं, एनुअल रिटर्न। क्या कहता है देखना। अच्छा, पता है क्या, हर कंपनी को हर साल का ब्यौरा, हर साल का पूरा ब्यौरा आरओसी को देना पड़ता है। हर कंपनी को हर साल का पूरा एक लेखा जोखा किसको देना पड़ता है? आरओसी को देना पड़ता है। उसे हम अभी डिटेल में बात करते हैं, उसे हम कह रहे हैं एनुअल रिटर्न। पहले छोटी छोटी बातें सुनो। एनुअल रिटर्न का फॉर्म क्या है? MGT 7। तो याद रखना, एनुअल रिटर्न फाइल किस फॉर्म में करी जाएगी? MGT 7 में एनुअल रिटर्न क्या करी जाएगी? फाइल करी जाएगी। MGT 1 से लेके 6 तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे MGT 7, MGT 8, MGT 9, MGT 6 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो, कल भी हमने MGT 4, MGT 5, MGT 6 पढ़ा था। तो याद रखना, एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में फर्निश होगी? MGT 7 में। साइनिंग की बात करें तो एनुअल रिटर्न पे किसका साइन आएगा? 1 पर्सन कंपनी है या स्मॉल कंपनी है तो कंपनी सेक्रेटरी का आएगा। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर का आएगा। यानी यह बात समझना, डायरेक्टर का तब आएगा इफ नो कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो देखो बताओ, फर्स्ट प्रेफरेंस कौन होगी? कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो उसी का आएगा, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो किसी भी एक डायरेक्टर का आएगा। ओपीसी में तो एक ही होता है। अच्छा, अदर कंपनी की बात करें तो मेरे को बताओ, अदर कंपनी में डायरेक्टर का भी आएगा, एंड लिखा हुआ है यहां पर, और था दोनों में से एक, यहां पर दोनों का आएगा, डायरेक्टर का भी और कंपनी सेक्रेटरी का भी। और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, कंपनी का अपना कोई सीएस नहीं है, तो किसी भी प्रैक्टाइजिंग कंपनी सेक्रेटरी से आप MGT 7 पे साइन करवा सकते हो। तो ओपीसी स्मॉल कंपनी के केस में क्या होगा? कंपनी सेक्रेटरी नहीं तो एक डायरेक्टर। अदर कंपनी की बात करें तो डायरेक्टर का भी आएगा और कंपनी सेक्रेटरी का भी। और कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कोई भी प्रैक्टाइजिंग कंपनी सेक्रेटरी। सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न। अब सुनो, ये क्या है, ध्यान से सुनना। पता है सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न का मतलब क्या हुआ? ये जो एनुअल रिटर्न है ना, MGT 7, उसके साथ एक सर्टिफिकेट MGT 8 में अटैच होके जाता है, जो क्या कहता है कि जितने भी फैक्ट्स हमने एनुअल रिटर्न में डिस्क्लोज करे हैं वो सब करेक्ट हैं और एडिक्वेट है। मतलब सारी इंफॉर्मेशन हमने एनुअल रिटर्न में डिस्क्लोज कर दी है, कुछ भी छुपाया नहीं है। और कंपनी ने इस एक्ट के सारे प्रोविजंस को क्या करा है? कंपाइल। ये सर्टिफाई, ये एक सर्टिफिकेट MGT 7 के साथ अटैच होके जाएगा MGT 8 में। कौन सर्टिफाई करेगा, कौन सर्टिफिकेट देगा आपको? प्रैक्टाइजिंग चार्टेड अकाउंटेंट। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना, जो प्रैक्टाइजिंग चार्टेड अकाउंटेंट साइन कर रहा है ना, वो सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। यानी ये बात याद रखना, सिग्नेचर जिसका है और सर्टिफिकेट जो दे रहा है, ये दोनों क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो मुझे एक बार बताओ, MGT 7 के साथ एक सर्टिफिकेट लग के जाएगा MGT 8 में, जिसे सर्टिफाई कौन करेगा? प्रैक्टाइजिंग चार्टेड अकाउंटेंट। और वो क्या कहेगा कि हमने एनुअल रिटर्न में जितने भी फैक्ट्स को डिस्क्लोज किया है वो सब सही हैं, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन हमने डिस्क्लोज करी है, कुछ भी छुपाया नहीं किया है, और कंपनी ने सारे प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को कंप्लाई किया है। अच्छा, एक बात और, ये सर्टिफिकेट MGT 8 की जरूरत किसको पड़ेगी? अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए तो MGT 8 लगाना कंपलसरी है, सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है। अगर एनी अदर कंपनी है, सुनो, अगर क्या है,
एनी अदर कंपनी, तो एनी अदर कंपनी के केस में देखना, एनी अदर कंपनी के केस में ना आपको सर्टिफिकेट तभी लगाना है अगर पीएससी मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है और लिखा हुआ है, या टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको सर्टिफिकेट लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना। ठीक है। 4th पॉइंट, टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग। पहले बताओ ये एनुअल रिटर्न किसके पास जमा करवानी है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इस पे क्वेश्चन आ जाता है और आया हुआ भी है, इंपॉर्टेंट है ये। टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग, आपको ये एनुअल रिटर्न किसके पास फाइल करनी है? ऑब्वियस सी बात है, आरओसी को ब्यौरा दोगे। कितने डेज में? ध्यान से सुनना, विद इन 60 डेज ऑफ डेट ऑन विच एजीएम इज हेल्ड, मतलब जिस दिन आपने एजीएम होल्ड करी है ना, एनुअल जनरल मीटिंग, उस डेट के 60 दिनों के अंदर अंदर आपको एनुअल रिटर्न आरओसी के पास फर्निश करनी पड़ेगी एमजीटी 7 में। सुनो, इफ नो एजीएम इज हेल्ड, अगर आपने कोई एजीएम होल्ड करी ही नहीं उस साल की, विद इन 60 डेज ऑफ लास्ट डेट ऑन विच एजीएम ought to have been held। पता है क्या? सुनो सुनो ध्यान से सुनो। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि आपको ये एनुअल रिटर्न कितने समय में फर्निश करनी है? जिस दिन आपने एजीएम होल्ड करी उसके 60 दिनों के अंदर अंदर। लेकिन अगर आपने किसी साल एजीएम होल्ड ही नहीं करी, आपने एजीएम होल्ड ही नहीं करी, तो जिस दिन होल्ड होनी चाहिए थी, जिस डेट तक होल्ड हो जानी चाहिए थी, उसके 60 दिनों के अंदर अंदर आपको एनुअल रिटर्न आरओसी के पास जमा करनी पड़ेगी। यानी सुनो, सपोज एग्जांपल देता हूं, आपको 30 सितंबर तक एग्जांपल एजीएम होल्ड करनी थी। कौन सी डेट है? लास्ट डेट, ये लास्ट डेट है। इस दिन तक एजीएम आपको होल्ड करनी है। 30 सितंबर तक आपको बताओ एजीएम क्या करनी है? होल्ड करनी है। मैंने 31 अगस्त को ही होल्ड कर ली, इस दिन एजीएम होल्ड कर ली। करनी थी 30 सितंबर तक, मैंने 31 अगस्त तक ही कर ली। तो बताओ कितने टाइम में आपको एनुअल रिटर्न जमा करनी पड़ेगी? 31 अगस्त से 60 दिन। 31 अगस्त से 60 दिन, जिस दिन एजीएम होल्ड करी उस दिन से 60 डेज। लेकिन व्हाट इफ एजीएम होल्ड करी ही नहीं गई? तो उन्होंने कहा जिस दिन तक हो जानी चाहिए थी, मतलब 30 सितंबर तक, उससे 60 दिन। तो एक बात बताओ, अगर होल्ड करी है तो उस डेट से 60 दिन, अगर होल्ड ही नहीं करी तो जिस दिन तक होल्ड हो जानी चाहिए थी उस डेट से 60 दिन। प्लस आपको एक स्टेटमेंट भी लगानी पड़ेगी उसके साथ और बताना पड़ेगा रीजंस क्यों आपने एजीएम इस साल होल्ड नहीं करी। ठीक है। अब देखो कंटेंट्स, एनुअल रिटर्न में क्या क्या चीजें मेंशन होंगी, सिंपल बातें। एड्रेस ऑफ आरओ, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, तो आरओ का एड्रेस आएगा। कंपनी का बिजनेस किस चीज का है? पर्टिकुलर्स ऑफ एचएसए, होल्डिंग कंपनी के पर्टिकुलर्स मेंशन करने पड़ेंगे, सब्सिडरी के, एसोसिएट कंपनी के। शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज की डिटेल्स, आपको शेयर्स की डिटेल्स सारी मेंशन करनी पड़ेगी, डिबेंचर्स की डिटेल्स, अदर सिक्योरिटीज की डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी, और शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको मेंशन करना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब कौन पर्सन कंपनी में कितने शेयर्स होल्ड करता है। जैसे हो सकता है ना, कई बार कंपनी में गवर्नमेंट का स्टेक होता है, कई बार कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टेक होता है ना, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस का स्टेक होता है कंपनी में। तो किसका कितना स्टेक कंपनी में है, शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या है, वो आपको एनुअल रिटर्न में मेंशन करना पड़ेगा। इट्स इनडेटेडनेस, मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा कितने का है। मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, आपको मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स की डिटेल एनुअल रिटर्न में फर्निश करनी पड़ेगी, और पिछले फाइनेंशियल ईयर से चेंजेस क्या आए हैं मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स में, वो भी आपको बताना पड़ेगा।
प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, की मैनेजरियल पर्सनल की डिटेल जाएगी और पिछले फाइनेंशियल ईयर से चेंजेस क्या क्या आए हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा। मेंबर्स की मीटिंग्स की डिटेल और बोर्ड मीटिंग की डिटेल। अच्छा, मेंबर्स की मीटिंग मतलब जनरल मीटिंग, तो जनरल मीटिंग की डिटेल्स और बोर्ड मीटिंग की डिटेल्स भी एनुअल रिटर्न में आएंगी और अटेंडेंस की डिटेल्स भी आएंगी, कौन मेंबर्स प्रेजेंट थे, कौन एब्सेंट थे। रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल, डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टेक लगा हुआ है आपकी कंपनी में तो उनका नाम आएगा, एड्रेस आएगा, कौन सी कंट्री से हैं, कितने शेयर्स होल्ड करते हैं, परसेंटेज शेयर होल्डिंग आएगी। सर्टिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लायंसेस मतलब कंपनी ने क्या इस एक्ट के सारे प्रोविजंस को कंप्लाई किया है या नहीं, अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब। तो ये कुछ कंटेंट्स हैं जो एनुअल रिटर्न में मेंशन करे जाएंगे। अच्छा, सिक्स पॉइंट आता है हमारा इंपॉर्टेंट, एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न। पता है एक्सट्रैक्ट का मतलब वो आप कह सकते हो समरी, पोर्शन, है ना। एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट मतलब एनुअल रिटर्न का एक सर्टेन पोर्शन फॉर्म MGT 9 में अटैच किया जाएगा BR के साथ, बोर्ड रिपोर्ट के साथ आपको एनुअल रिटर्न का एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म MGT 9 में अटैच करना पड़ेगा। प्रेजर्वेशन याद रखना, ये एनुअल रिटर्न के साथ आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करे हैं वो सब 8 साल तक प्रिजर्व करे जाएंगे। 8 साल कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, तो जिस दिन रजिस्ट्रार के पास फाइल करी थी ना एनुअल रिटर्न, उस दिन से 8 साल तक एनुअल रिटर्न प्लस साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करे हैं वो सब आपको संभाल के रखने पड़ेंगे 8 साल तक। अगर इस सेक्शन के किसी भी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो कंपनी और कंपनी के ऑफिसर पे पेनल्टी लगेगी मिनिमम 50,000 प्लस 100 रुपीज पर डे अगर डिफॉल्ट कंटिन्यूइंग है, और मैक्सिमम पेनल्टी कितनी होगी, 5 लाख रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी। ठीक है, यह आपका सेक्शन 92। फिर सेक्शन 94, बहुत सिंपल बातें काफी तो हमने करी हुई है। 94, प्लेस ऑफ कीपिंग मतलब रजिस्टर्स और एनुअल रिटर्न को कहां पर रखा जाएगा। इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स के क्या प्रोविजन है, सिंपल बातें। अच्छा, ये देखो, ये तो पढ़ा हुआ है आपने सेक्शन 88 में। रजिस्टर्स को याद रखना, 94 रजिस्टर्स पे भी एप्लीकेबल है और रिटर्न्स पे भी एप्लीकेबल है। 94 में कहां पर रखा जाएगा रजिस्टर्स और रिटर्न्स को, RO कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे, या सोच के बताओ, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा इंडिया में किसी और जगह पे रखा जा सकता है? बिल्कुल, 2 शर्तें थी। एक तो जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन, प्लस एंड एक शर्त और है, जिस जगह पे रखना चाहते हो ना, याद रखना उस जगह पे मोर देन 10% मेंबर्स आपके रहते हो, मोर देन 10% मेंबर्स रिजाइड एट सच प्लेस। तो अगर मेरे को बताओ मेरी कंपनी में 500 मेंबर है, बात समझना, मेरी कंपनी में अगर 500 मेंबर है और मैं रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई में, मैं दिल्ली में रखना चाहता हूं रजिस्टर, रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। पहले क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। दूसरी बात, दिल्ली में 500 का 10% 50, मोर देन 50 मेंबर्स दिल्ली के होने चाहिए, तब तो आप दिल्ली में रख सकते हो, नहीं तो आप दिल्ली में नहीं रख सकते। अच्छा, पीरियड कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, ये सुनना। मैंने यहां पर ना 2 पार्ट में डिवाइड करा है। रजिस्टर्स को अलग रखा है इंक्लूडिंग फॉरेन रजिस्टर, और एनुअल रिटर्न को अलग रखा है। वैसे एनुअल रिटर्न तो मैं बता चुका हूं, 8 इयर्स तक आपको प्रिजर्व करनी पड़ेगी फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग विद ROC। रजिस्टर्स की बात करें तो मेंबर्स, अब सुनो, सेक्शन 88 में याद रखो कितने रजिस्टर थे, 3। मेंबर का रजिस्टर, डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर, अदर सिक्योरिटी होल्डर का रजिस्टर। तो मैंने मेंबर का अलग कर दिया है और डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का मैंने अलग कर दिया है। मेंबर्स का जो रजिस्टर है ना, इंक्लूडिंग मेंबर्स का फॉरेन रजिस्टर, वो तो आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा परमानेंटली।
ठीक है, और किसकी कस्टडी में रहेगा? कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में, या जिसको बोर्ड ने क्या करा है? ऑथराइज, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या करा है? ऑथराइज। और अगर डिबेंचर होल्डर्स या अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का रजिस्टर है, इंक्लूडिंग उनका फॉरेन रजिस्टर, तो वो 8 सालों तक प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। 8 साल कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन की डेट से, जिस दिन रिडीम हुए हैं वहां से 8 साल। और किसकी कस्टडी में? कंपनी सेक्रेटरी या जिसको बोर्ड ने क्या करा है? ऑथराइज। इंस्पेक्शन करा चुका हूं, ये देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन रजिस्टर्स और रिटर्न्स को मेंबर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल ओनर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। 4 लोग हैं, कौन कौन? मेंबर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल ओनर, ये चारों कर सकते हैं, कोई फीस नहीं। अगर बाकी कोई करना चाहता है तो फीस लगेगी, और ये फीस मैक्सिमम 50 रुपये हो सकती है। मतलब 50 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो आप इंस्पेक्शन की कितनी फीस ले सकते हो? मैक्सिमम 50 रुपये, वो भी बाकियों से, अदर देन दी स्कोर। इंस्पेक्शन कब कर सकते हो? वर्किंग डेज पे, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। याद करो, कम से कम 2 घंटे दिए जाएंगे इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्शन नहीं हो सकता अगर रजिस्टर्स को क्या किया जा चुका है? क्लोज किया जा चुका है एज पर सेक्शन 91। अच्छा, एक्सट्रैक्ट्स और कॉपी। अच्छा, अगर मैं किसी रजिस्टर का या एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट लेना चाहता हूं तो मैं ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हो, कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं कॉपी लेना चाहता हूं, एक कॉपी रखना चाहता हूं मैं अपने पास, तो अब फीस लगेगी आपकी 10 रुपए पर कॉपी। एक कॉपी का 10 रुपए फीस होगा। और याद रखना, कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी है, कॉपी फीस देने के 7 दिनों के अंदर अंदर कॉपी कंपनी को आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसमें अगला आता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल। व्हाट इफ कंपनी मुझे इंस्पेक्शन करने से मना कर रही है, ठीक है, या व्हाट इफ कंपनी मुझे एक्सट्रैक्ट देने से मना कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी कॉपी देने से मना नहीं करेगी। क्यों? फीस ले रही है ना। कंपनी उस काम के लिए मना करेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेरे को बताओ, कंपनी इंस्पेक्शन करने से मना कर रही है या कंपनी एक्सट्रैक्ट देने से मना कर रही है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकता है कि भैया इंस्पेक्शन करने दो, या डायरेक्ट कर सकता है कि जिस पर्सन ने एक्सट्रैक्ट मांगा है उसे एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 94 था। और सेक्शन 95 छोटा सा है, खास कुछ नहीं है। रजिस्टर्स रिटर्न्स टू बी एन एविडेंस। तो याद रखना, रजिस्टर में और रिटर्न में जो भी बातें मेंशन करी गई हैं वो क्या है? एक प्राइमा फेसी एविडेंस है। प्राइमा फेसी एविडेंस मतलब निष्पक्ष ठोस सबूत है वो कंपनी के खिलाफ। ठीक है, चलो कंक्लूसिव भी कह सकते हो आप। चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।